कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। हमारा जो चैप्टर सेल है वो लगभग लगभग अपने अंतिम दौर में है और धीरे धीरे करके इसके बस 1 से 2 लेक्चर और आएंगे और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो इसी कड़ी में अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और उससे पहले आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारा सपोर्ट किया और हमारे वीडियोस को देखा और उसमें चीज़ों को समझने का प्रयास किया। बच्चों, ट्रिगो एकेडमी हमेशा से आपके साथ है और रहेगी और अपने आप को बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाने का प्रयास हम लोग करते रहेंगे। मजा तब आएगी जब बच्चों आप लोग कमेंट्स में बताएंगे कि हमारा वीडियो कैसा जा रहा है और आपको उसमें क्या और इम्प्रूवमेंट हमारी साइड से चाहिए। ठीक है, चलिए ये बातें तो होती रहेंगी। अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, जो कि इसका 3rd लेक्चर होगा। वो है पॉइंट रिमेंबर टू द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बेटा, जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि वो पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी बनी हुई है किससे? फ्लूइड से। किससे बनी हुई है? फ्लूइड से। पूरी की पूरी बेटा ह्यूमन बॉडी बनी हुई है फ्लूइड से, क्योंकि पूरी बॉडी में अगर बात करें तो 70% तक वाटर है। अब वाटर है तो वाटर के अंदर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स भी हैं। अब ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप के सॉल्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब सॉल्ट है तो इनकी वजह से एक तरीके से कह सकते हो कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बनता है। अब वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में ही हमारे सेल्स क्या होते हैं? डूबे होते हैं, डिप होते हैं। अब इन्हीं के बीच में कभी कभी वाटर अंदर जाता है, कभी बाहर आता है, तो कभी सेल श्रिंक करती है तो कभी सेल स्वेल करती है। इसी तरीके से स्वेलिंग श्रिंकिंग और कभी कभी मेंटेन रखना, ये सारी चीजें चलती रहती है। तो उसी टाइप में हमारी बॉडी के अंदर किस टाइम में किस किस टाइप का सॉल्यूशन हो सकता है और उससे सेल के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला बोल रहा है बेटा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, उसे डिफाइन करते हैं एज द सॉल्यूशन इन विच द कंसंट्रेट ऑफ सॉल्यूट इज मोर देन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। सीधी बात करें तो रसगुल्ले की चाशनी, रसगुल्ले की चाशनी, उसमें जो चाशनी है वो कैसे बनी है? उसमें पानी कम है, चीनी ज्यादा है। तो जब उसमें सॉल्यूट का मॉलिक्यूल ज्यादा है, इसका मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब सॉल्यूशन जो बना वो हाइपरटोनिक है। या बात करें नमक वाला पानी या समुद्र का पानी या खारा पानी, जहां पे नमक ज्यादा है पानी कम है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। क्लियर? ठीक, अगला बोल रहा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक जस्ट हाइपरटोनिक का उल्टा। यहां पे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? कम होंगे, सीधी बात है, कम होंगे। अब जब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल कम है तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कैसे के होंगे? ज्यादा होंगे, सीधी बात है। तो इस टाइप का सॉल्यूशन क्या होगा? हाइपोटोनिक। क्लियर? आगे बढ़ो। बोल रहे आइसोटोनिक। अब यहां पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बराबर होंगे। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के बराबर होंगे, और जब होंगे तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? आइसोटोनिक। अभी जो हमारी बॉडी का मोस्ट ऑफ द टाइम अगर बात किया जाए तो फ्लूइड कैसा होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे बॉडी का फ्लूइड जो है वो आइसोटोनिक रहता है। तभी सेल आराम से बिना स्वेल किए हुए हमारी बॉडी के ब्लड वेसल्स में बह रही होती है। आइसोटोनिक है जहां पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट की मात्रा दोनों क्या है? बराबर है। सीधी बात, आगे बढ़ो। अब यहां पे बोल रहा है एक्सऑस्मोसिस या प्लाज्मोलिसिस। एक्सऑस्मोसिस या प्लाज्मोलिसिस, ये तुम्हारी प्लांट सेल थी। ठीक है, ये तुम्हारी प्लांट सेल थी, ये सेल वॉल है और ये इसके अंदर ये इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये इसका वैक्यूल है और ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है,
अब तुमने इसको क्या किया, उठा करके एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया। अब जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में इसको डालोगे तो होगा ये कि इसके अंदर का जो वाटर कंटेंट है वो बाहर आ जाएगा। नतीजा, सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक कर जाएगी। ठीक है, सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक कर जाएगी। तो देखो क्या होना है, ये देखो भाई, ये ऐसे 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 करके इसका श्रिंक कर जाएगा। पूरा जो मटेरियल है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो श्रिंक कर जाएगी। ये किस में हो रहा है? हाइपरटोनिक में। और इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? एक्सऑस्मोसिस या प्लाज्मोलिसिस। इसमें क्या हो रहा है, जो टर्जिट सेल है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाली गई, सेल क्या कर गई? श्रिंक कर गई। क्यों कर गई? लॉस ऑफ वाटर। क्यों कर गई? तो लॉस ऑफ वाटर। जैसे ही एक बढ़िया टर्जिट फ्लैसिड सेल को, मतलब मोटी अच्छी खासी ताजी सेल को उठा करके डाल दिया उसमें, किसमें? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। नतीजा, सारा पानी बाहर, सारा पानी बाहर, सेल क्या हो गई? पिचक गई। क्लियर है? ये था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आगे बढ़ो भाई। अगला बोल रहा है डीप्लाज्मोलिसिस और एंडोस्मोसिस। एंड का मतलब समझो, एंडोस्मोसिस की बात करें, एंडो का मतलब होता है सीधी बात, नो बकवास, मतलब अंदर। एंडो का मतलब अंदर, पानी को अंदर लो, पानी को अंदर लो। क्लियर है? अब जब तुमने उसी श्रिंक सेल को क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया। किस में डाल दिया? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया। नतीजा, पानी अंदर आएगा, पानी अंदर आएगा। अब जो तुम्हारी सेल श्रिंक कर गई थी वो क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी। सीधी सी बात है। देखो, द सेल बिकम फ्लैसिड। जैसे ही तुम उसको डालते हो वो पानी को रिटेन कर लेती है और कैसी जाती है? मोटी हो जाती है। कैसी जाती है? मोटी, फूली हुई, है ना? तो वो क्या है? डीप्लाज्मोलिसिस है या एंडोस्मोसिस है। क्लियर है? जब पानी सेल के अंदर आ रहा है, पानी सेल के अंदर आ रहा है, दैट इज एंडोस्मोसिस। ठीक है? और जब पानी सेल के बाहर जा रहा था तो एक्सोस्मोसिस। अब हमें बात करनी है सेल और उसके डिफरेंट पार्ट्स की। ठीक है? तो यहाँ पे तुमको एक टिपिकल एनिमल सेल दिखाई दे रहा है और उसके डिफरेंट पार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है? तो देखो यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा अनक्लियर सा है, लेकिन मैं चाहूं तो अभी इसको हल्का फुल्का लेवल कर सकते हैं। जैसे ये देखो, ये तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोल रहे हो? गेट। यस, हाँ बिल्कुल सही, ये गेट है। ये क्या है तुम्हारा? न्यूक्लियस है। और भाई ये तुम्हारा गोल्जी एपरेटस है। ठीक है? ये तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया है ना? हाँ बिल्कुल सही है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, बिल्कुल सही। ये तुम्हारा, और इसमें कहाँ पे छोटे छोटे वेसाइकल्स दिख रहे हैं, ये वेसाइकल्स बोल सकते हो या लाइसोसोम बोल सकते हो। ठीक है? तो ये सारी चीजें इस तरीके से इसमें पड़ी हुई हैं। अब एक एक करके इसके सेल एंड ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ेंगे। चलो भैया आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें। ठीक है? तो अब आ जाओ। बोल रहा है पार्ट्स ऑफ सेल, पार्ट्स ऑफ सेल। तो पार्ट्स ऑफ सेल की बात करें तो अ सेल हैज 3 मेजर कंपोनेंट। एक सेल के पास 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। पहला है सेल वॉल या एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा साइटोप्लाज्म। ठीक है? ये देखो, ये तुम्हारा एक टिपिकल सेल है, उसमें न्यूक्लियस होगा और ये इसका साइटोप्लाज्म होगा, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है? थोड़ा सा और अगर देख लें, अगर ये प्लांट का होगा तो इसके चारों तरफ एक ऐसे करके रिजिड सेल वॉल होगी। ठीक है? ये प्लांट का है तो सेल वॉल मौजूद होगी, और अगर प्लांट का नहीं होगा तो सीधी सी बात है,
डायरेक्टली बात कहां से स्टार्ट होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। कहां से स्टार्ट होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, सीधी सी बात। दूसरा, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। और ये तुम्हारा क्या है? न्यूक्लियस है। ये तुम्हारा क्या है? न्यूक्लियस है। तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं सेल में, सीधी सी बात। साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और तीसरा न्यूक्लियस। इन्हीं तीन पे स्टोरी घूमती रहेगी। बाकी अब इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर अदर उसके सेल ऑर्गेनेलीज और कंपोनेंट होंगे, लेकिन मेजरली तुमको ये तीन चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक, अब अगला बोल रहा है सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेजर काम जो है प्रोटेक्शन और गेट की तरह काम करना है। क्या काम करना है? प्रोटेक्शन और गेट की तरह काम करना है। कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, कौन अंदर आएगा, कौन बाहर जाएगा, कौन आ रहा है और कौन आएगा, ये दोनों काम किसका मेंटेन करने का काम है? सेल वॉल का और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और दूसरा प्रोटेक्शन, मैकेनिकल सपोर्ट। सीधी सी बात है, मैकेनिकल सपोर्ट। अब देखो क्या बोल रहा है, जरा पढ़ते समझो। It is defined as the outermost rigid, freely permeable layer found outside to the plasma membrane in all bacteria, plant, fungi and blue-green algae. एक फ्री लिविंग रिजिड टाइप की वॉल है जो बैक्टीरिया, प्लांट, फंजाई और ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है और कुछ कुछ प्रोटिस्ट्स में भी पाई जाती है। दैट इज नोन एज बेटा सेल वॉल। क्या बोलते हैं उसको? सेल वॉल बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है भाई। अगला देखो, सेल वॉल के स्ट्रक्चर की बात करें तो द सेल वॉल ऑफ द प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, याद रखना। पेप्टाइडोग्लाइकॉन बनी हो सकती है किसके केस में? इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। किसके फॉर्म में? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में, ठीक है। और काइटिन की बनी होगी तो वो किस में पाई जाएगी? इन केस ऑफ फंजाई। किस में पाई जाएगी? फंजाई में पाई जाएगी, ठीक है। इसका फंक्शन अभी बात की थी, इट इज डेफिनेट इन स्ट्रक्चर, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। भाई मैकेनिकल सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, ये इसका काम है। दूसरा, इट इज फ्रीली परमिएबल टू मैनी सब्सटेंस। मोस्ट ऑफ द टाइम ये परमिएबल होती है क्योंकि ये डेड होती है। बिल्कुल यस, डेड होती है, ज्यादा कुछ नहीं होता है, थोड़ा पोरस टाइप की होती है, किसी को भी अंदर जाने देती है। जाओ भैया तुम भी जाओ, जाओ देखा जाएगा। अगला है, इट एक्सर्ट द प्रेशर इनवर्ट टू रेजिस्ट द आउटवर्ड डायरेक्टेड टारगेट प्रेशर। कहने का मतलब एक तरीके से ये कभी कभी सेल को भस्ट होने से बचाती है। कभी कभी क्या होता है ना कि जब सेल के अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट ना जाए, उसको बचाने का भी काम इसका है। हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। ये देखो, ये दिख रहा होगा, ये सेल का ये जो पार्ट है ना, ये क्या है? साइटोप्लाज्मिक एरिया है। और ये जो डार्क ब्लू कलर का है, ये तुम्हारा क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये ऊपर लाइट पर्पल कलर का एरिया है, वो क्या है तुम्हारा? सेल वॉल है, ठीक। हाँ जी, आगे बढ़ो। फिर क्या बोल रहा है? इसका सेकंड मेजर पार्ट, दैट इज द न्यूक्लियस। दैट इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को तुम एक तरीके से बोल सकते हो, क्या है भाई? तो है केंद्र सरकार है एक तरीके से। हमारा हुक्म आपको मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है भाई। सारा इंफॉर्मेशन, दुनिया भर की चीजें, क्या बनेगा, कब बनेगा, कितना बनेगा, किसके लिए बनेगा, वो सारा इंफॉर्मेशन किसके पास? न्यूक्लियस के पास। जैसा चाहेगा वैसा कराएगा, हमारी मर्जी, है ना। कहने का मतलब वही वाला हाल है। अभी हाल ही में मूवी आई होगी, वेब सीरीज, सॉरी मूवी बोल रहा हूँ, वेब सीरीज है, मिर्जापुर की गद्दी पे बैठने वाला। हाँ बिल्कुल सही है, कभी भी नियम बदल सकता है। तो यही है भैया, मिर्जापुर की गद्दी में बैठे हुए कालीन भैया, कभी भी नियम बदल देंगे, न्यूक्लियस। ठीक, देखते हैं क्या बोल रहा है। अकरेंस की बात करें तो इट इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट द आरबीसी ऑफ ह्यूमन। बेटा एक बात ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट बहुत ध्यान से सोच समझ के एकदम खोपड़ी में बैठा लो, क्योंकि अक्सर ये गलती का कारण बनता है। देखो यहां बोल रहा है कि न्यूक्लियस नॉट फाउंड इन आरबीसी, लेकिन कौन सी आरबीसी? नहीं नहीं, ह्यूमन वाली की बात नहीं कह रहा हूं, आरबीसी, लेकिन मेच्योर वाली आरबीसी।
प्री मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब वो मेच्योर कर जाती है तब न्यूक्लियस उसमें नहीं होता है। तो इस बात को याद रखना, प्री मेच्योर आरबीसी में तो होता है लेकिन मेच्योर आरबीसी में नहीं होता है। क्लियर है? आगे आ जाओ। स्क्लेरेन्काइमा सेल ऑफ द प्लांट सेल, सीव ट्यूब सेल ऑफ द फ्लोएम एंड ट्रैकिड्स वेसल्स ऑफ द जाइलम। ठीक है, तो इन जगहों पर आपको जो है न्यूक्लियस देखने को मिल सकता है, एक्सेप्ट आरबीसी वाला को छोड़ के। ठीक है, लोकेशन की बात करें तो इट इज लोकेटेड इन सेंट्रिक पोजीशन इन मोस्ट ऑफ द सेल एंड राउंड इन शेप, ओवल इन शेप हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक्सेंट्रिक होता है इन केस ऑफ प्लांट सेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आपको न्यूक्लियस मिलेगा वो आपको या तो गोल मिलेगा या ओवल मिलेगा, या तो गोल मिलेगा या ओवल मिलेगा। सेंट्रिक मिलेगा, भाई नाम ही है केंद्र, न्यूक्लियस केंद्र में मिलेगा। लेकिन 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 प्लांट के केस में ये थोड़ा सा खसक के मिलता है, सेंटर पे नहीं मिलता है। ठीक, अब अगला आ रहा है, भाई साहब इनको खोजा कौन था? तो इनके खोजने वाले जो है वो भाई साहब हमारे दोस्त यार बंधु रॉबर्ट ब्राउन है। 1831 यानी 1831 में इसको खोजा था लेकिन खोजा था, डिस्कवर किया था। अगला भाई देख लो, ये है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर, बहुत खूबसूरत है ना। क्या बोलते हैं? हाँ, पर्पल कलर वाओ। अरे कौन सा ट्रेंड था? पर्पल कलर वाओ, पिंक कलर वाओ, है ना, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ वाला सिस्टम है। तो देखो ये इसका कौन सा रीजन है? तो न्यूक्लियोलस। ये क्या है? न्यूक्लियर एनवलप। ये क्या है इसके अंदर का? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या है? क्रोमेटिन थ्रेड। क्रोमेटिन थ्रेड के साथ साथ बेटा ये ध्यान रखना, यही वो रीजन है, या रीजन कह लो या पॉइंट कह लो, जो डीएनए है। और न्यूक्लियर पोर, ये वो रास्ते हैं जहां से एमआरएनए निकलता है, या कह सकते हो मैसेज निकलता है, या कह सकते हो फरमान जारी होता है कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना है। ठीक है, ये वो दरवाजे हैं, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, कहीं से भी एमआरएनए के फॉर्म में इंफॉर्मेशन क्या होगी, सेल के अंदर जाएगी और जो भी बनना होगा, जो भी काम होना होगा वो हो जाएगा। ये भी देख सकते हो, ये भी एक तरीके से न्यूक्लियस का ही बना हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रोनाउंस्ड स्ट्रक्चर है और बाहर तक तो दिखाया गया है। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देखने को मिल सकता है, राइबोसोम उसके ऊपर लगे रहते हैं एंडोप्लाज्मिक के ऊपर। ये आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्रोमेटिन है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर लैमिला है और न्यूक्लियर एनवलप है। ये जो पोर आपको ऐसे रास्ते से दिखाई दे रहा है बेटा, वो पोर ऐसा होता है, ये देखो, ये देखो। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ो जी। अब अगला बोल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, 9th क्लास के बेसिस पे अभी आपको जो मेन चीजें पढ़नी है वो 4 कंपोनेंट पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में, न्यूक्लियोलस के बारे में और क्रोमेटिन के बारे में। ये आपका न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है और इसमें वही पार्ट मेंशन है जितना आपको पढ़ना है, जितना आपको जानना है। एनसीईआरटी क्लास 9th के लेवल पे सिर्फ आपसे इतना पूछती है कि न्यूक्लियस कैसा शेप में होता है, क्या क्या उसके मेजर पार्ट हैं और क्या उसका फंक्शन है। ज्यादा उससे ज्यादा आपको पूछने की जरूरत नहीं है ना, वो आपसे पूछता है। ठीक, आगे बढ़िए जी। आगे बोल रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको कैरियोथीका भी बोलते हैं। हाँ बिल्कुल सही याद कर रहे हो, प्रोकैरियोटिक जो शब्द आया था ना उसमें, जो उसमें कैरियोटिक था, कैरियोटिक का मतलब ही था न्यूक्लियस। मतलब पिछला लेक्चर पढ़ के आए हो सबके सब हैं? सही है भाई, प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस ही होता है। ठीक है, अगला देखो क्या होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है? थिन है, और कैसी है? इलास्टिक है, और कैसी है? सेमी परमेबल है, और कैसी है? पोरस है। क्लियर है? दूसरा फीचर, चूंकि ये यूकैरियोटिक का न्यूक्लियस है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक का न्यूक्लियस है, डबल लेयर का होगा। बिल्कुल सही है, आउटर लेयर अटैच्ड विद राइबोसोम एंड कॉन्टिन्यूअस विद RER, that is rough endoplasmic reticulum at some places। बात करें डायग्राम का तो ये वाला जो तुम देख रहे हो ना, ये वाला रीजन, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके ऊपर ये जो येलो येलो कलर के लगे हुए ये क्या है बेटा? तुम्हारे राइबोसोम्स हैं। बिल्कुल सही। ठीक, अगला यहां पे बोल रहा है इट ऑल्सो कंटेन द इनर मेम्ब्रेन स्पेस कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है
ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये जो स्पेस है दैट इज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, और ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस दैट इज पीएनएस। ठीक है, अगला आ जाए, बोल रहा है न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। कुछ नहीं है, इट इज अ ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड कोलाइडल ग्राउंड सब्सटेंस which is present in the nuclei and chromatin fiber are present in it, जिसमें न्यूक्लियोलाई और क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट होता है, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये एक टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है। क्लियर है? इसके फंक्शन की बात करें बेटा, तो इट एक्ट एज अ न्यूक्लियर स्केलेटन एंड फॉर्म द स्पिंडल प्रोटीन फॉर द सेल डिवीजन एंड द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, राइबोसोम एंड आरएनए यूनिट। न्यूक्लियोप्लाज्म वही एरिया है जहां पे इतनी सारी चीजें बन रही हैं। इट एक्ट एज अ न्यूक्लियर स्केलेटन एंड फॉर्म स्पिंडल प्रोटीन फॉर द सेल डिवीजन। तो स्पिंडल प्रोटीन जो सेल डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है वो कहां बन रही है? यस, न्यूक्लियोप्लाज्म में, और साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, डीएनए एंड राइबोसोमल यूनिट। क्लियर है? ठीक, आ जाओ भाई, नेक्स्ट बात करें न्यूक्लियोलस। तो ये कैसा है? तो ये डेंस है, स्फेरिकल है, नेकेड है और डार्कली स्टेन्ड होता है। इट इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टोर हाउस ऑफ आरआरएनए। ठीक है, आरआरएनए का स्टोर हाउस है। ठीक, दूसरा विच हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। आरआरएनए को बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। ये जो राइबोसोमल आरएनए है बेटा, वही कोड करता है राइबोसोम को, इसी की वजह से राइबोसोम बनते हैं। बिल्कुल सही है। अब बोल रहा है न्यूक्लियर क्रोमेटिन। तो ये क्या है? ये भी एक डार्कली स्टेन है, नेटवर्क ऑफ लॉन्ग फाइन थिन थ्रेड कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर। और यही क्रोमेटिन फाइबर जब कंडेंस हो जाता है सेल डिवीजन के टाइम पे, बिल्कुल सही बेटा, सेल डिवीजन के टाइम पे, तो यही क्या बना देता है? क्रोमोसोम। क्या बना देता है? क्रोमोसोम। ठीक है, यही क्या बना देता है? क्रोमोसोम। ठीक, दिस प्रोसेस इज मोस्टली सीन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। न्यूक्लियर क्रोमेटिन ये जो है ना प्रोसेस नहीं बेटा, दिस इज मोस्टली सीन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ये जो स्ट्रक्चर है आपको सेल डिवीजन के टाइम पे दिखाई देता है, विच व्हेन कंडेंस टू फॉर्म द रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड क्रोमोसोम। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ो। अब अगला आ रहा है साइटोप्लाज्म। अगला क्या आ रहा है? साइटोप्लाज्म। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? जो न्यूक्लियोप्लाज्म की डेफिनेशन थी लगभग वैसे ही है। कोलाइडल ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जितना भी एरिया सब किसका? साइटोप्लाज्म का। क्या है? तो कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, अगला, इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जिसको हाइलोप्लाज्म बोलते हैं, और दूसरा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स में बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, ठीक है, आरईआर, एसईआर, गोल्गी एपरेटस, ये तमाम चीजें आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब पहली चीज बोल रहा है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। तो इट इज डिफाइंड, इट इज अ ग्राउंड सब्सटेंस व्हिच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, that is granular and non-granular cytoplasm. ठीक है, सेकेंड है is the inner fluidy granular called endoplasm और plasma sol. ठीक है, these are two interconvertible, ये दोनों आपस में इंटरकन्वर्टेबल है। ठीक है, अगला, वाटर इसका बनाता है 75 से 80% ऑफ द साइटोप्लाज्म। along with these also contain carbohydrates, protein, fats, vitamins and other various essential elements. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में का अगर कंटेंट कोई आपसे पूछे क्या क्या होता है, तो आप बताइएगा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और वेरियस अदर एसेंशियल एलिमेंट से मिलकर के कोलाइडल सॉल बनता है, ग्राउंड सब्सटेंस, उसी को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, और अगला बोल रहा है इट शोज द स्ट्रीमिंग मूवमेंट दैट इज कॉल्ड साइक्लोसिस। उसमें ऐसे नहीं, समुद्र देखो, समुद्र में ऐसे लहरें आती रहती, बस बिल्कुल सही है, वैसे ही। अगला देखो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर दे प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड दे आर ऑफ
टू टाइप, दैट इज सेल ऑर्गेनलीज एंड सेल इंक्लूजन्स। इसमें सेल ऑर्गेनलीज होंगे और सेल इंक्लूजन्स होंगे। इंक्लूजन्स में कुछ नहीं है बेटा, बस ऐसी बॉडीज होती हैं जिसमें फैट स्टोर हो सकता है, या लाइसोसोमिक बॉडी हो सकती है जिसमें किसी भी ऑर्गेनलीज का अगर कोई वेस्ट मटेरियल है तो वो उसी में पैक होकर के सेल के बाहर भेजना होगा, या तमाम टाइप की चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हैं। मोस्टली इनका काम है किसी चीज को स्टोर करना, ठीक है। अगला आ जाओ, बोल रहा है वाह बड़ा अच्छा है, क्या बोल रहा है, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर लाइक मी, यू आर ऑल्सो बट कैन ऑल्सो एबल, हाँ यू आर, अरे भैया गलत थॉट लिख दिया इन्होंने, यहां पे ये लिखना था कि बेटा आप भी एक सेल की तरह हो और आप भी अपना सारा फंक्शन अकेले कर सकते हो, खुद को कभी किसी से क्या मत समझना, कम मत समझना, ठीक है। तो इसी बात पे एक चीज और मैं एक शायरी बोलना चाहूंगा कि नसीहत ना दीजिए हमें, हमें सबका पता है, नसीहत ना दीजिए हमें, हमें सबका पता है, हम क्या बुरे होंगे जमाना खराब है, ठीक है। आगे बढ़ो बेटा, यहां पे बोल रहा है सेल ऑर्गेनलीज, दीज आर द लिविंग सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, दे इन्वॉल्व डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस लाइक डाइजेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन, एंजाइम प्रोडक्शन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक। अगला, दीज आर द मोस्ट डबल मेम्ब्रेनस एंड दे कैन परफॉर्म वाइटल एक्टिविटीज नीडिंग फॉर द लिविंग्स, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो होती हैं वो इन्हीं ऑर्गेनलीज में चलती हैं और ये सेल को काम करने के लिए एबल बनाते हैं, ठीक है। अब चलो इनको एक एक करके पढ़ेंगे। पहला आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्ट्रक्चर पहले पढ़ेंगे, तो दे आर द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स, वेसाइकल्स और सिस्टर्नी के फॉर्म में पाए जा सकते हैं। दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, ये पूरे साइटोप्लाज्म में आपको मिलेंगे। फाउंड इन ऑल यूकैरियोट्स एक्सेप्ट आरबीसी। अगला, they are made from lipoprotein and trilaminar like plasma membrane, ठीक है। they are discovered by the Porter and co-worker in 1945, और इनकी डिस्कवरी किसने की थी, पॉर्टर ने और उनके को-वर्कर ने मिलकर, ठीक है। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ नेक्स्ट की बात करें, डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो देखो राइबोसोम के बेसिस पे बात करें तो इनमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इनमें राइबोसोम अब्सेंट होता है। इनका फंक्शन है प्रोटीन को बनाना, इनका फंक्शन है लिपिड को बनाना। कंपोनेंट की बात करें तो मेनली ट्यूब्यूल्स होता है, इसमें बात करें तो मेनली सिस्टर्नी होता है। अगला, अकरेंस की बात करें तो ये चीज बेटा यहां पे होनी चाहिए थी, ये प्रोटीन के स्टोरेज सेल हैं और ये लिपिड के, ठीक है। चलो आगे बढ़ो भाई, अगला बोल रहा है हाँ फंक्शन, तो दे एक्ट एज अ सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द सेल की तरह काम करते हैं। दे एक्ट एज अ साइटोस्केलेटन, इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट एंड शेप टू द सेल। दूसरा, आर इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय द राइबोसोम, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस को भी कंट्रोल करता है, ठीक है, राइबोसोम की हेल्प से। दीज प्रोटीन में भी एक्ट एज एंजाइम एंड हार्मोन, इसमें जो प्रोटीन बनते हैं वो एंजाइम और हार्मोन की तरह काम कर सकते हैं। अगला बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो वहां पे देखेंगे तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सिंथेसिस में हेल्प करता है किसके, तो लिपिड और फैट, कोलेस्ट्रॉल के, हार्मोन्स के, स्टेरॉइड्स के, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एलिमेंट फॉर्म न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द एंड ऑफ द सेल डिवीजन, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है वो न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है सेल डिवीजन के बाद, बिल्कुल सही है। अगला, इट प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस टू टेक्स प्लेस, ठीक। अगला, SCR ऑफ द लिवर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द लिवर डिटॉक्सिफाई द मैनी वेरियस पॉइजनस केमिकल सब्सटेंस ऑफ ड्रग्स एंड अदर थिंग्स, ठीक है। जैसे कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि इनको लिवर स्वेल कर गया है एक्सेसेस ऑफ अल्कोहल की वजह से, ठीक है। तो वैसे तो हमारी बॉडी में जो अल्कोहल है
उसको जो आफ्टर डाइजेशन जो डिटॉक्सिफाई करने का काम होता है वो किसका होता है? लिवर का होता है। ठीक, एक लिमिट तक होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो दिक्कत होती है। अगला आ रहा है राइबोसोम। तो राइबोसोम की बात करें, दे आर द membraneless smallest ribonuclear protein। ठीक, दे आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप बेस्ड ऑन द सेल दे आर प्रेजेंट। किस सेल में प्रेजेंट है उसके बेस पे दो टाइप के होते हैं, दैट इज 70S और 80S। ठीक है, ये इनका स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, एक लार्जर सब यूनिट होती है, एक स्मॉलर सब यूनिट होती है। अगर ये 70S का है तो 50 वाली बड़ी होगी, 30S वाली छोटी होगी, और अगर 80S का है तो 60S 40S वाला सिस्टम होगा। राइबोसोम है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, दे आर द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस एंड ऑल्सो नोन फॉर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, और इनको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। अगला आ रहा है गोल्गी एपरेटस। तो गोल्गी एपरेटस को डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्गी ने। दे आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस एंड दे आर इन डिस्कॉइडल स्ट्रक्चर, ये डिस्कॉइडल स्ट्रक्चर में होते हैं। ठीक है, दे आर नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, मैच्योर स्पर्म एंड मैमेलियन सेल। मैमेलियन आरबीसी था भैया। ठीक है, आरबीसी सेल में ये नहीं होंगे। अगला, दे हैव कॉमन स्ट्रक्चर एंड दे हैव सिस्टर्ने वैक्यूल एंड डबल मेम्ब्रेन कर्व्ड लेयर। कुल मिला के ये इस तरीके से ऐसा कर्व स्ट्रक्चर इनका होता है। ठीक है, ये इस टाइप का। ठीक, तो ये क्या है? गोल्गी एपरेटस। नाउ नेक्स्ट, दे इन्वॉल्व इन सेल सिक्रीशन, दे एक्ट एज अ स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड कंडेंसेशन और पैकेजिंग ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक, और बिकॉज दे एक्यूमुलेट द एंजाइम, म्यूकस और हार्मोन। ठीक, मोस्टली इनका काम है एंजाइम, हार्मोन्स और वेरियस अदर चीजों को मेम्ब्रेन और वेसिकल से पैक करके सेल के अंदर सिक्रीट कराना या सेल के बाहर भी चीजों को भेजना। ठीक, इट फॉर्म द एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, सिक्रेटरी वेसिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं जिसमें वेरियस सेलुलर सिक्रेशंस हो सकते हैं। दे इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सिस्टम है, उसको बनाने में भी, फॉर्म करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से वेसिकल्स जो है ना पैकेजिंग सिस्टम, हाँ, उसमें भी हेल्प करते हैं। ठीक, दे प्रोवाइड सरफेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसेक्राइड, लिपिड और लिपिड को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन में इन्वॉल्व रहते हैं और लिपिड सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व रहते हैं। गोल्गी बॉडी सर्व एज द डायरेक्टर ऑफ द इंट्रासेलुलर मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिकिंग। एक बात ध्यान रखिएगा, गोल्गी बॉडीज जो हैं वो डायरेक्टर की तरह काम करते हैं ऑफ द इंट्रासेलुलर मॉलिकुलर ट्रैफिकिंग। कौन सा सामान कहां जाना है, कितने अमाउंट में जाना है, किस वेसिकल में पैक होकर के जाना है, किस ऑर्गेनली तक जाना है, सारी ट्रैफिकिंग कौन मैनेज कर रहा है? तो गोल्गी एपरेटस मैनेज कर रहा है। ठीक है बेटा, अगला आ रहा है लाइसोसोम। ठीक है, दे आर वेस्कुलर स्ट्रक्चर, दे आर नॉट फाउंड इन मैच्योर आरबीसी, दे आर ऑल्सो फाउंड इन सम प्लांट एंड फंजी, प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। दे हैव सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है, विद अ हेट्रोजेनस इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स मेड फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, इनको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। ठीक है, इनका मेन काम है सेल के अंदर कोई अगर कचरा आ गया है या सेल का कोई भी बचा खुचा डेब्रिस है या सेल का कोई ऑर्गेनली डेड कर गया है, खराब कर गया है, तो उसको डाइजेस्ट करना, या सेल के अंदर किसी भी टाइप का पैथोजेनिक अटैक हो गया है या कोई भी चीजें हो गई तो उसको एक तरीके से डाइजेस्ट कर करके बाहर करना, ये सारा काम किसका है? लाइसोसोम का है। ठीक है, दीज एंजाइम्स आर कॉल्ड एसिड हाइड्रोलेज। इनके अंदर जो एंजाइम है बेटा उसको बोलते हैं एसिड हाइड्रोलेज। क्या बोलते हैं? एसिड हाइड्रोलेज। वेरी गुड, आगे बढ़ो भाई। अगला बोल रहा है फंक्शन की बात करें तो दे इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन ऑटोलिसिस ऑफ वेरियस इंट्रासेलुलर कंपोनेंट। ठीक है, सो दे आर नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इन द हायर एनिमल मोनोसाइट्स एक्ट एज अ नेचुरल स्कैवेंजर की तरह काम करते हैं, जिनका फंक्शन बिल्कुल ठीक किसकी तरीके से है? बिल्कुल सही, लाइसोसोम की तरह। एक्रोसोम इज द लार्जेस्ट नोन लाइसोसोम which contain the various kind of the enzymes which help
द स्पर्म टू पेनिट्रेट द लेयर ऑफ ओवम। एक्रोसोम कुछ नहीं है, वो स्पर्म के ऊपर की बनी हुई टोपी है, ठीक है, ये एक्रोसोम है। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो ओवम के ऊपर की लेयर को डिग्रेड करने में काम हेल्प करते हैं, ताकि ये जो स्पर्म है वो जा करके एग सेल के न्यूक्लियस को फ्यूज कर सके। अगला, ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस of the frog, lysosome can digest the tail and the lungs of the tadpole। ठीक है, लाइसोसोम ही जो है वो मेटामॉर्फोसिस के टाइम में जो फ्रॉग होता है ना, उसका जो आपका टेडपोल होता है, उसके अंदर का लंग्स और टेल्स को खाने पीने हटाने का जो काम है ना, वो इन्हीं का है। किनका? लाइसोसोम्स का। अगला, वेरियस लाइसोसोमल एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन सीड जर्मिनेशन। बहुत सारे लाइसोसोमल एंजाइम्स जो है वो सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब बेटा जो बाकी का पार्ट है उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इतने जो टॉपिक जिनको मैंने कवर कर लिया है उनके नोट्स बनाइए, प्रिपेयर कीजिए और रिवाइज करते रहिए, ठीक है।